आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट आवर्त सारणी यानी कि तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता चैप्टर के अंतर्गत मेडलिफ का आवर्त सारणी और मोसले का आवर्त सारणी इट मींस आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेडलिफ आवर्त सारणी आप पढ़ पाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक रिवीजन। जैसे पिछले क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया था, तो आप सभी स्टूडेंट को याद होगा कि तत्वों के वर्गीकरण के दुनिया में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? लेबोजियर के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया तत्वों के वर्गीकरण का। उसके बाद तत्वों को वर्ग में व्यवस्थित करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? डोबेर्नियर ने त्रिक नियम दिया था, ट्राइड्स रूल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि तत्वों का वर्गीकरण जो है संगीत के पैमाने पर आधारित किसने दिया? तो वो है न्यूलैंड। यानी न्यूलैंड के द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया वो संगीत के पैमाने पर आधारित था। और उसके बाद लोथर मेयर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार तत्वों का वर्गीकरण जो किया वो ग्राफिकल विधि से किया, यानी कि तत्व के परमाणु भार और परमाणु आयतन के सापेक्ष इन्होंने ग्राफ खींचा और बताया कि समान वक्र के समान स्थान पर समान गुण वाले तत्व वर्तमान होंगे। और अब आगे आप पढ़ने जा रहे हैं मेडलिफ का आवर्त सारणी। तो क्या है मेडलिफ का आवर्त सारणी? आपको बता दें कि मेडलिफ वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया। यही वो साइंटिस्ट है मेडलिफ। तो यहां पर आपको बता दें कि मेडलिफ का ये जो आवर्त सारणी है, ये मेडलिफ का आवर्त सारणी ध्यान दिया जाए, ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और पहली बार किसी साइंटिस्ट ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करने के बाद सारणीबद्ध तरीके से तत्वों को व्यवस्थित किया वो है मेडलिफ। मेडलिफ परमाणु भार को अपना सहारा क्यों बनाए? क्योंकि उन दिनों 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो परमाणु भार पर निर्भर करता है। यही कारण है कि मेडलिफ ने जो परमाणु भार को अपना मूल आधार बनाया और उसके आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया, जिसका मेन स्टेटमेंट कहता है। और एक चीज और बता दे कि मेडलिफ ने अपना तत्वों का वर्गीकरण करने से पहले एक आवर्त नियम भी दिया जो आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था। यानी आप मूल आधार मान सकते हैं तत्वों के वर्गीकरण का। इनका स्टेटमेंट था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। परमाणु भार को इन्होंने सार्थकता दिया और उसके आधार पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है तत्वों को। लेकिन साथ साथ इन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को भी ध्यान में रखा कि जहां रख रहे वहां ऊपर और नीचे के तत्वों से उसका गुण मिलना चाहिए। अगर इन्होंने केवल परमाणु भार का ध्यान दिया होता तो बहुत जगह गलती हो सकता था। देखिए 2-3 हम दिखाते हैं पोजीशन। जैसे आप देख रहे हैं परमाणु भार लगातार बढ़ता है, ये देखिए यहाँ बढ़ रहा है नहीं, यहाँ घट रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज का ध्यान रखा कि जहां पर कोई तत्व रख रहे हैं तो उसके ऊपर और नीचे आने वाले तत्व से उसका गुण मिलना चाहिए। जैसे आज के आवर्त सारणी में ये सार्थकता है दिया गया है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसके ऊपर और नीचे जो एलिमेंट आता है उसका गुण मिलता जुलता होता है। तो इस बात का भी इन्होंने ध्यान रखा। आपको एक चीज और बता दें कि मेडलिफ अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत जगह रिक्त स्थान भी छोड़ दिए थे। ये रिक्त स्थान इशारा करता है कि ये तत्व अभी खोजे नहीं गए हैं लेकिन आगे भविष्य में खोजे जाएंगे। तो ये नए तत्वों के खोज को भी बढ़ावा देता है। तो ये था आपका मेडलिफ का आवर्त सारणी। एक चीज यहां पर और समझ लिया जाए, मेडलिफ के आवर्त सारणी का दोष, पहला दोष था कि जब ये परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किए थे तो ये समस्थानिक का जगह नहीं दे पाए थे। समस्थानिक किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या। अगर हम कार्बन के समस्थानिक का बात करें तो कार्बन का 3 समस्थानिक होता है, कार्बन 6 12, कार्बन 6, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14।
आज के आवर्त सारणी में अगर हम बात करें कि कार्बन 6-12 कहाँ है, कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14 कहाँ है, तो सब एक जगह है। क्यों? क्योंकि आज के आवर्त सारणी में आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर के आधार पर है तो कार्बन 6-12 भी यही है, 13 भी यही है, 14 भी यही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के आधार पर है तो सबका तो एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये इसमें तो स्थान दिया गया है। लेकिन जब मेडलिफ का आवर्त सारणी का बात आता है तो जब मेडलिफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया था तो परमाणु भार को सहारा लिया था, तो परमाणु भार तो सारे समस्थानिक का अलग अलग होता है, तो कार्बन 12 का अलग स्थान होना चाहिए था, कार्बन 13 का अलग होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। और दूसरा हाइड्रोजन का स्थान, जो आज के भी आवर्त सारणी का दोष है कि आज तक हाइड्रोजन के स्थान को निर्धारित नहीं किया गया है, इसीलिए इसको आवारा तत्व कहा जाता है, नॉट एलिमेंट, मतलब अभी तक ये इसके स्थान का निर्धारण नहीं हो पाया है। ये एक इलेक्ट्रॉन रखने के कारण क्षारीय धातु के साथ है, जबकि ये है क्या, अधातु, और जबरदस्ती इसको अभी भी किसके साथ रखा गया है, ये है अधातु और रखा गया है किसके साथ, धातु के साथ। ठीक है, तो यहां ध्यान दिया जाए, हटाइए उसको, मोबाइल को ध्यान दीजिए। हाँ, तो यहां अब हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी का। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा समझा जाए। आधुनिक आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट विचार दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया मोसले के द्वारा, हेनरी मोसले के द्वारा। ये मोसले क्यों आवर्त सारणी बनाने में सफल हुए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मोसले ने ही परमाणु संख्या का खोज किया था और एक्सरे के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इस बात का पता लगाया कि किसी तत्व का जो गुण होता है वो परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु संख्या पर ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए इन्होंने परमाणु भार को हटाकर परमाणु संख्या को सार्थकता दिया और उसके आधार पर परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। आपको बता दें कि मेडलिफ ने ही शुरुआत किया सारणीबद्ध तरीके से तत्वों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत करना, और उसका पूरा फायदा मिला मोसले को। मोसले केवल यही काम किए कि परमाणु भार के जगह पर परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किए, और ये पीरियोडिक टेबल आज आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मेडलिफ ने आवर्त नियम दिया था वैसे मोसले ने भी आवर्त नियम दिया, जो मोसले का आवर्त नियम कहलाता है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, मतलब परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित आवर्त सारणी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, और परमाणु संख्या नाभिकीय आवेश के बराबर होता है। नाभिकीय आवेश उतना ही होता है जितना प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के जब बराबर होती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित है। अब इसके बाद यहां पर आपको हम आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप नील्स बोर के द्वारा पेश किया गया। एक चीज थोड़ा सा अलग से पहले जान लीजिए, मोसले के आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 8 थी। आपको भले अभी 18 नजर आ रहा है, लेकिन रोमन अंक में जो देख रहे हैं वही मोसले का है। तो रोमन अंक वाला गिना जाए 1A 2A, तो ये हो गया 2। अब इधर आ जाइए 3A 4A 5A 3A 4A 5A 6A 7A 8, तो ये हो गया 8 ग्रुप। ये बात अलग है कि आपको इस ग्रुप में भी दो तरह का ग्रुप दिखाई दे रहा है, कुछ ग्रुप में A लगा हुआ है, कुछ ग्रुप में B लगा हुआ है। तो ग्रुप को दो भागों में बांटा गया था, सब ग्रुप A, सब ग्रुप B। आपको ये बता दें कि ग्रुप में जो A और B लगाने का कॉन्सेप्ट है, जैसे आप अधिकतर पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे 1A 2A भी लिखा रहता है, ठीक है, और 1B 2B। तो कब A लगेगा कब B लगेगा, जिस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन S में और P में जाता है, फिर से जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S में और P में जाता है उसके ग्रुप के साथ A लगा होता है, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D और F में जाता है उसके ग्रुप के साथ क्या लगाता है, B। अब इस बात को जरा अच्छे से समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम लिए नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बताया जाए। परमाणु संख्या नाइट्रोजन का 7। 7 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 1s2 2s2 2p3। कहां गया अंतिम इलेक्ट्रॉन? तो इसका जो ग्रुप होगा वो ए वाला होगा, और आप देख सकते हैं इसके ग्रुप में ए लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लिए पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस में। तो इसके ग्रुप के साथ भी देख लीजिए ए लगेगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं पोटेशियम ए 1A। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं जिंक का 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में, इसके ग्रुप के साथ बी लगेगा। देखिए इसका ग्रुप जिंक का सेकेंड बी। तो हम क्या बता रहे थे कि ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप को सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड किया गया। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाता है उसके ग्रुप में ए लगा रहता है, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाता है उसके सब ग्रुप के साथ बी लगा रहता है। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप 8 था और आवर्त वर्ग 8 था और आवर्त 7। ये 7 आवर्त देख सकते हैं, ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये आवर्त के बारे में। तो हम अभी बात कर रहे थे मोसले के आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त के बारे में। ठीक है, अब हम आवर्त सारणी के दीर्घ रूप पर आते हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्गों की संख्या 8 से बढ़कर 18 कर दी गई। मतलब एक एक उदग्र स्तंभ को अलग अलग गिन दिया गया। गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल उदग्र स्तंभ 18 हो गया सीधा सीधा। तो इसलिए इस आवर्त सारणी का नाम रखा गया आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। मोसले के आवर्त सारणी और आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में क्या अंतर है? मोसले के आवर्त सारणी में वर्ग 8 होते थे और आवर्त 7, जबकि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्गों की कुल संख्या कितनी हो गई? 18। और यहां अभी भी रोमन अंक को जगह दिया गया है, ऐसा नहीं है कि हटा दिया गया है। रोमन अंक भी साथ साथ है। आपके भी पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, जो दिया गया है इसमें साथ साथ है, दोनों चीज लिखा हुआ है, रोमन अंक भी और इंग्लिश नंबर भी। अब हम आवर्त सारणी के दीर्घ रूप का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है, ब्लॉक वाइज, आवर्त पीरियड वाइज और उसके बाद ग्रुप वाइज। वर्ग के अनुसार, आवर्त के अनुसार और ब्लॉक के अनुसार। तो पहले हम ब्लॉक के अनुसार बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते हुए सुनिएगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में जाता है उन सभी को एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है उसे पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ये सब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाकर समाप्त होता है उसे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाता है, ठीक है, एफ उपकक्ष में जाता है, वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये है ब्लॉक वाइज। अब जल्दी जल्दी बताइए अगर कुछ समझ में आया तो। इस ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप है? 1 2, रोमन अंक में बोलिए 1A 2A। पी ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप है? 13 14 15 16 17 18। रोमन अंक में बोलिए 3A 4A 5A 6A 7A और 0। उसके बाद आइए डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से लेकर 12,
3 से लेकर 12, रोमन अंक में 3rd B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 1B, 2B। और एफ ब्लॉक में 2 तत्वों की श्रृंखला है। ये देख रहे हैं 14 एलिमेंट का सीरीज है, 14 एलिमेंट का सीरीज है। अब जल्दी से जवाब दीजिए, इस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों है? क्योंकि इस उपकक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। बट पर देखिए, ध्यान दीजिए इधर, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप ही क्यों है? क्योंकि पी उपकक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन भरता है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप ही क्यों आया है? 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। और एफ ब्लॉक में देखिए, बढ़िया से देखिए, 14 एलिमेंट का 2 श्रृंखला है। एक का नाम है लेंथेनाइट, दूसरे का नाम है एक्टिनाइट। लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। इसको लेंथेनाइट सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आता है और ये एक्टिनियम के बाद आता है, इसलिए एक्टिनाइट। ध्यान देंगे, लेंथेनाइट श्रृंखला का प्रारंभ सी से होता है, ना कि एलए से। एलए केवल इशारा करने आया है कि ये हमारे बाद आता है और इसके चलते इसका नाम बड़ा है, कि लेंथेनम के बाद आने के कारण इसका नाम बड़ा है लेंथेनाइट सीरीज। एक्टिनियम के बाद आने के कारण इसका नाम एक्टिनाइट सीरीज। और लेंथेनाइट श्रृंखला का प्रारंभ सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक अंत होता है एलयू पर। और एक्टिनाइट श्रृंखला का प्रारंभ थोरियम से और अंत लॉरेंशियम एलआर पर। तो आप देख सकते हैं 14 तत्वों की 2 श्रृंखला है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां आवर्त का यहां पर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आवर्त, आप लोगों को पता है आवर्त सारणी में उद्दग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो अब हम आवर्त का बात कर रहे हैं। ध्यान से अपने पीरियोडिक टेबल में देख कर बताते जाइए। प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व है? 2, हाइड्रोजन, हीलियम। इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वों की कुल संख्या 2। दूसरे और तीसरे आवर्त का नाम है लघु आवर्त। तत्वों की कुल संख्या 8 गिनिए, 8 है और इसको हम लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवे को दीर्घ आवर्त कहते हैं। तत्वों की कुल संख्या 18 गिन लीजिए, गिनिए, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 18। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तत्वों की कुल संख्या 32, जो आपको नहीं दिखाई देने वाला है, दिखा रहे हम, देखिए गिनिए, 2। यहां देखिए इंडिकेट किया रहा है कि यहाँ 57 से 71 तक है। तो यहां से सीधे नीचे उतर जाइए गिनने के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब यहाँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32। यानी ये पूरा 57 से 71 तक यहाँ आ जाएगा। आपके भी पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है। तो टोटल तत्व की संख्या 32 है। तो कैसे है, ये बात क्लियर हुआ। और 7वें आवर्त को अपूर्ण आवर्त कहते हैं, क्योंकि आज तक ये पूरा नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि इसको भर दिया गया है, लेकिन ये अभी तक पूरा खोजा नहीं गया। ये अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी जल्दी बताइए, प्रथम आवर्त का नाम अति लघु आवर्त, द्वितीय तृतीय आवर्त का नाम, तत्वों की कुल संख्या 8। चौथे और पांचवें आवर्त का नाम दीर्घ आवर्त, तत्वों की कुल संख्या 18। ठीक है। छठे आवर्त का नाम अति दीर्घ आवर्त, तत्वों की कुल संख्या 32। उसके बाद 7वें आवर्त का नाम अपूर्ण आवर्त, तत्वों की कुल संख्या अज्ञात, अभी ज्ञात नहीं है। शुरू होता है कहां से? फ्रांसियम से। अंत कहां होता है पता नहीं है। पता होता तो गिन देते कि कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितना एलिमेंट। तो ये नहीं पता है, इसलिए अभी हमने ब्लॉक का बताया और किसका? आवर्त का। क्या चीज का बच गया? वर्ग का विवरण, जो कल देंगे।